नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोस में अपन ने लोन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फाइनेंस का जो मेजर टॉपिक है लोन और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखा था। ठीक है, तो लोन के जो मेजर क्लासिफिकेशन में देखा था आपने बेस्ड ऑन टाइम ऑन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तो अपन ने लोन ले लिया तो उसके वो किस बेसिस पे देते हैं अपन, जैसे बैंक अपने को लोन दे रहा है तो वो क्या क्या देखता है अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन टेस्ट ऑफ फार्म क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट देने से पहले बैंक कुछ टेस्ट लेता है या फिर कुछ ऑब्जर्व करता है किसी इंडिविजुअल में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे 3R 5C और 7P प्रिंसिपल बने हैं। ठीक है, तो 3R क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जैसे 3R है, ठीक है, तो 3R में रिटर्न रीपेमेंट कैपेसिटी और रिस्क बियरिंग एबिलिटी है। ठीक है, तो वो एक लास्ट ऑप्शन एक ऐसा दे देगा, वो आर से स्टार्ट होगा, जैसे रिड्यूस दे दिया या रिसाइकिल दे दिया। ठीक है, तो वो पूछेगा कि इनमें से 3R में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो उसने लास्ट ऑप्शन जैसे रिसाइकिल दे दिया। ठीक है, तो अपने को रिसाइकिल पे टिक करना है कि ये 3R में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, स्टार्ट तो R से ही हो रहा है लेकिन 3R में ओनली आता है रिटर्न्स, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ठीक है, तो अपने को डायरेक्ट बस नाम याद रखने हैं, 3R में कौन कौन से आ रहे हैं, 5C में कौन कौन आ रहे हैं और 7P में कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, अपने को इनको अंदर जो डिटेल है वो नहीं देखनी, अपने को बस ये याद रखने हैं डायरेक्ट नेम। ठीक है, और वो 5C से जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल ऑफ 5C है उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो तीन दे दे ये, और फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दे दे, तो ऑल ऑफ दिस पे टिक करना है। ठीक है, या फिर सी से रिलेटेड कोई दूसरा कोई वर्ड दे दे। ठीक है, तो वो 5C में नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप बोलते हो कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा या कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम हर संडे जो टारगेटेड टेस्ट है वो लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आप टेस्ट दिया करो, तो उसमें पता लग जाएगा हम टेस्ट में क्या क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आप वो टारगेटेड टेस्ट दो हर संडे की संडे लगता है अपने। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट संडे आएगा तो उसमें जैसे आज फ्राइडे हो गया, ठीक है, तो आएगा परसों। ठीक है, परसों 5 को, तो 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को टेस्ट आएगा शाम को 8 बजे, टारगेटेड टेस्ट। ठीक है, तो आप वो दीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 3R में पढ़ लिया अपने रिटर्न्स, रीपेमेंट कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इनमें अपने को इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को ये नाम याद रखने हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रिटर्न्स में क्या होगा, जैसे अपने को बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, लोन दे रहा है अपने को, तो वो क्या देखेगा कि ये कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और जहां इन्वेस्ट करेगा उससे रिटर्न कितनी आएगी। ठीक है, जो रिटर्न आएगी वो कितनी आएगी, कॉस्ट से कम आएगी या कॉस्ट से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो वो बैंकर देखता है रिटर्न्स, अपन जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को वहां से अपने को रिटर्न कितनी आएगी। ठीक है, रीपेमेंट कैपेसिटी देखता है वो अपनी, बैंकर क्या देखता है, रीपेमेंट कैपेसिटी, अपने में कैपेसिटी है कि नहीं जो अपन ने लोन लिया है उसको रीपे करने की। ठीक है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, अगर बिजनेस में अपन ने या जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहां अगर अपने को नुकसान या लॉस हो जाता है तो उनमें जो इंडिविजुअल है या जो बोरोवर है उसमें कितनी रिस्क एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है 5C। 5C में क्या क्या आते हैं, कैरेक्टर आता है, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो बैंकर क्या देखेगा सबसे पहले, अब किसी भी व्यक्ति को अगर वो लोन दे रहा है, फार्मर को लोन दे रहा है, तो वो क्या देगा, उसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, जैसे होनेस्टी देखेगा, वो ईमानदार है कि नहीं। ठीक है, कैपेसिटी, वही रीपेमेंट कैपेसिटी वाली यहाँ बात है। ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, कि वो अपने को लोन रिपे करेगा कि नहीं। फिर अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती है, कैरेक्टर भी उसका मतलब कम वो है या कैरेक्टर लेस है, उसमें कैपेसिटी नहीं है लोन रिपे करने की, फिर भी बैंकर देख लेता है कि कैपिटल देख लेता है लास्ट में। अगर ये दोनों प्रॉपर नहीं है तो वो कैपिटल देखता है। अगर उसके पास कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है, उसकी जो पूंजी है। ठीक है, अगर उसके पास कुछ है, असेट्स है, तो वो क्या करेगा, उन असेट्स की वैल्यू लगाएगा और फिर देखेगा कि अपन ने जो लोन दिया है वो उससे कम है कि ज्यादा। ठीक है, वो फिर बाद में कैपिटल देखता है, अगर कैपिटल अच्छी है, पूंजी अच्छी है उसके पास, तो वो लोन दे देता है। ठीक है, कंडीशन देखता है,
और भी कंडीशन होती है, जैसे रिटर्न तो चलो मान लिया, या कैपेसिटी, और ये तीनों चलो मान लिया उसके पास है। फिर वो कंडीशन देखता है। कंडीशन कैसे है कि उसकी जो फैमिली है, फैमिली कंडीशन कैसी है, उसके जो फैमिली एक्सपेंडिचर वो कितने हैं, ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। और लास्ट है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है, जो जैसे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस किस के बीच, बोरोवर और बैंकर के बीच, या फिर जो अपने को लोन दे रही है उस एजेंसी और जो फार्मर है उनके बीच परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, तो अपने को डायरेक्ट नाम याद रखने हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देखना है अपने को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वहां अपने को थ्योरी नहीं लिखना होता है, इसलिए अपने को बस नाम या नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो 7P में सब कुछ यही है, प्रोडक्टिव पर्पज। ठीक है, वो लोन दे रहा है तो 7P ये है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिव पर्पज किस पर्पज के लिए ले रहा है वो, ठीक है। पर्सनैलिटी देखता है किसी भी व्यक्ति की। प्रोडक्टिविटी, जैसे क्रॉप लगाई तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी देखेगा कि हाँ बैंकर की इसमें अगर ये जो क्रॉप लगा रहा है वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, ठीक है, या कितना प्रोडक्शन देगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये टेस्ट है जो अपन लोन ले रहे हैं फार्म पे, उसके टेस्ट है, उसको एनालिसिस करने के। ठीक है, तो अपने को ये नाम नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो टूल्स है, जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको एनालिसिस करने के टूल्स क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टूल्स ऑफ फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस। फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स है। ठीक है, उसमें फर्स्ट है बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, केस फ्लो स्टेटमेंट है, और एक है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो अपन इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है उसका दूसरा क्या नाम है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का ही दूसरा क्या नाम है, नेटवर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, इसका इनके सबके जो दूसरे नाम है वो याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और केस फ्लो स्टेटमेंट को बोलते हैं केस फ्लो बजट। ठीक है, तो इन सबको अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, ये टूल्स है जो फार्म फाइनेंशियल को एनालिसिस करने के काम आते हैं। जैसे अपनी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस है वो कितनी है, ठीक है, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो वो सब टूल्स में आते हैं, टूल्स ऑफ फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, बैलेंस शीट में अपने जो टेस्ट रेशियो है वो भी पढ़ेंगे अपन। टेस्ट रेशियो में अपना जो करंट रेशियो है, इंटरमीडिएट रेशियो है, नेटवर्थ क्या होता है, नेट कैपिटल रेशियो क्या है, वो सब अपन बैलेंस शीट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो टेस्ट रेशियो में से आता है कि नेटवर्थ का फॉर्मूला पूछ लिया, नेट कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर इनका जो दूसरा नाम है बैलेंस शीट का दूसरा क्या नाम है, नेटवर्थ स्टेटमेंट, और जो इनकम स्टेटमेंट है उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब टेस्ट रेशियो में से या फिर इनका जो दूसरा नाम है वो। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है वो नेटवर्थ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, फार्मर्स के जितने भी या फार्म पे जो जितने भी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, या फिर इक्विटी है। इक्विटी किसको बोलते हैं, नेटवर्थ को बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्विटी किसको बोलते हैं, नेटवर्थ को ही इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इनकी समरी बनाते हैं, समरी ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, इनकी समरी बनाते हैं अपन कि असेट्स में क्या आते हैं, लाइबिलिटीज में क्या आते हैं, और इक्विटी में क्या है। ठीक है, तो आगे मैं असेट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो असेट्स क्या होता है, उसके तीन टाइप और है। लाइबिलिटीज क्या होता है, उसके भी तीन टाइप है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अपन क्या करते हैं, किनकी समरी रखते हैं, असेट्स की और लाइबिलिटीज की। ठीक है, एक जैसे पेज अपना 4x4 का। ठीक है, तो इसके एक तरफ असेट्स, असेट्स किस तरफ लिखते हैं अपन, बाईं तरफ, और लाइबिलिटीज इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। वैसे ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिए ज्यादा वो है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट का।
एक तरफ अपन असेट्स लिखते हैं बाईं तरफ, ठीक है, और एक तरफ लाइबिलिटीज लिखते हैं। अभी मैं बता दूंगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ असेट्स है, अब करंट असेट्स में क्या आएगा, इंटरमीडिएट असेट्स में क्या आएगा, वो सब प्रैक्टिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इनके जो रेशियो निकालेंगे अपन, वो टेस्ट रेशियो के फॉर्मूले क्या है और इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ठीक है। अपन शॉर्ट एंड स्वीट चलने वाले हैं, ठीक है। तो असेट्स क्या होते हैं, असेट्स वो होते हैं जो फार्मर के पास खुद के पास होते हैं, ठीक है। फार्मर की खुद की जो संपत्ति होती है वो असेट्स होते हैं। असेट्स आर दोज थिंग्स which owned by farmer, जो फार्मर की जो खुद की जो कैपिटल या जो संपत्ति है वो असेट्स है, फार्मर की खुद की है वो, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या होती है, फार्मर की खुद की नहीं होती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से लेता है, ठीक है। जैसे लोन ले लिया, ठीक है, तो लोन क्या है, लाइबिलिटीज है लोन, ठीक है। ट्रैक्टर लोन, जो केटल लोन, वो सब क्या है, लाइबिलिटीज में आते हैं। असेट्स में तो क्या होते हैं, फार्मर की खुद की चीजें आती है, और लाइबिलिटीज में क्या होते हैं, खुद की चीजें न होकर किसी दूसरे से अपन चीजें लेते हैं, ठीक है, उधार, वो बोलते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। जैसे लोन ले लिया तो लोन किस में आएगा, लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो मैं असेट्स को इन डिटेल बताऊंगा, इसके 3 टाइप है, लाइबिलिटीज के भी 3 टाइप है। फिर इसके बाद जो टेस्ट रेशियो है, नेट कैपिटल रेशियो, नेटवर्थ, करंट रेशियो, वो देखेंगे, ठीक है। तो असेट्स क्या होता है, जो फार्मर के खुद के पास होता है वो क्या है, असेट्स है। जैसे इसमें भी 3 टाइप है, करंट असेट्स, जो फार्मर की खुद की जो संपत्ति है वो क्या है, असेट्स में आती है। करंट असेट्स, करंट असेट्स क्या होता है, ये जो ऐसी कोई भी प्रोड्यूस, ऐसा कोई भी प्रोड्यूस जो बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में क्या हो जाए, केस में कन्वर्ट हो जाए, शॉर्ट टाइम में केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो करंट असेट्स क्या होता है, या तो केस ऑन हैंड हो, अपने पास केस हो, वो करंट असेट्स में आएगा, या फिर शॉर्ट टाइम में जो अपना प्रोड्यूस है वो केस में कन्वर्ट हो सके बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोड्यूस है अपना, प्रोड्यूस फॉर सेल, जैसे स्टॉक, अपना स्टॉक ऑफ वीट, ठीक है। तो वीट का स्टॉक है वो करंट असेट्स में आएगा, क्यों आएगा, इसको अपन शॉर्ट टाइम में अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपन मार्केट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि ये तो स्टॉक है, ऑलरेडी डिस्पोजल के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये स्टॉक ऑफ वीट क्या है, ये शॉर्ट टाइम में केस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये करंट असेट्स में आता है, ठीक है। तो करंट असेट्स में क्या होता है, जो बहुत ही कम समय में केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कैश ऑन हैंड हो गया, और इसमें क्या आ गया, जैसे मिल्क आ गया, ठीक है। मिल्क को अपन बहुत ही कम समय में, या जैसे मार्केट में बेच दिया मिल्क, उससे केस आ गया अपने, एग है, ठीक है, वीट है, जैसे ये स्टॉक है वीट का, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, करंट असेट्स में, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल याद रख लेना आप, तो करंट असेट्स में केस ऑन हैंड, अपने पास केस है वो करंट असेट्स में आएगा। कोई भी जो प्रोड्यूस है जो बहुत ही कम समय में केस में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे मिल्क है, एग है, ये भी किस में आएगा, करंट असेट्स में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्किंग असेट्स या इंटरमीडिएट असेट्स। वर्किंग या इंटरमीडिएट, ठीक है, वर्किंग या इंटरमीडिएट असेट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़ा लेस, मतलब लेस लिक्विड, लेस देन, सॉरी, लेस लिक्विड, लेस लिक्विड देन
करंट असेट्स। ये लिक्विड क्या होता है? लिक्विडिटी होती है एक, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं अपन? अपने पास कोई चीज है जो प्रोड्यूस है, वो केस में कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं अपन। कोई भी चीज है वो केस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो करंट असेट तो बहुत ही कम टाइम में केस में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो वर्किंग असेट्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू जो अपना करंट असेट्स था, ठीक है। तो लेस लिक्विड देन करंट असेट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा इसके एग्जांपल में? जैसे मशीनरी है, जो अपने केटल है, ठीक है, इक्विपमेंट हो गए। तो ये सब किस में आएंगे? वर्किंग एसेट्स में, जो थोड़ा केस में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है उनमें, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? वर्किंग एसेट्स। तो इनके एग्जांपल याद रखना, मशीनरी, केटल, इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट अपना फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। थर्ड अपना फिक्स्ड एसेट्स, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसमें क्या होता है, जो एसेट्स है वो केस में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लॉन्ग टर्म, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्यों बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्यों बोलते हैं? इसमें कि जो अपना जैसे एसेट्स है वो फिक्स्ड है, जैसे लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग किस में आएंगी? फिक्स्ड एसेट्स में। तो उनको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेनी टाइम्स, ठीक है। अपन उनको बार बार यूज कर सकते हैं, बहुत बार यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इनके जो एग्जांपल है वो अपन लिख सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। अब एसेट्स हो गए, अब चलते हैं अपन लाइबिलिटीज की तरफ। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है? जो फार्मर की खुद की नहीं होती है, वो किसी दूसरे से उधार लेता है, वो लाइबिलिटीज होती है। इसमें भी वही तीन टाइप है, करंट लाइबिलिटीज, इंटरमीडिएट या फिर वर्किंग लाइबिलिटीज, और थर्ड है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें भी लाइबिलिटीज में तीन है, करंट लाइबिलिटीज, इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। ये वही है जो बेस्ड ऑन अपने टाइम पे पढ़ा था, लोन का क्लासिफिकेशन सेम वही है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा? अपन ने जो लोन लिया है, लाइबिलिटीज क्या होती है? लोन ही होता है, ठीक है, किसी दूसरे से अपन कुछ लेते हैं, वो लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो जैसे अपन ने करंट लाइबिलिटीज में क्या होगा, बहुत ही कम समय में अपन उसको रीपे कर देंगे, वही सेम है, बेस्ड ऑन टाइम वाला क्लासिफिकेशन है लोन का, ठीक है। तो इसमें रीपे कर देंगे, जैसे इसमें क्रॉप लोन आ गया, ठीक है, और अकाउंट पेएबल आ गया, ठीक है। तो इसके ये क्या है? एग्जाम्पल है जो कम टाइम में इसको रिपे कर देते हैं, वही 6 से 18 मंथ बोल सकते हैं इनको अपन, ठीक है, 6 से 18 मंथ। इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज में क्या होगा? इसको जो रिपे पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वही इसमें अपन लिख सकते हैं 15 मंथ टू 5 ईयर्स, 15 मंथ टू 5 ईयर्स, ठीक है। जो रिपे पीरियड है वो कितना है? 15 महीने से 5 साल तक के। इसके जो एग्जाम्पल है वो है जैसे मशीनरी लोन हो गया, लाइव स्टॉक लोन हो गया, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे? इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज में। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या होता है? इसमें मोर देन 5 ईयर्स है रिपे पीरियड, जो रिपे पीरियड है वो कितना है? मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा के टाइम में अपन उसको, जो अपन ने लोन लिया उसको
वापस चुका सकते हैं या रीपे कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, ट्रैक्टर लोन, ठीक है, ऑर्चार्ड लोन, ऑर्चार्ड लोन, ठीक है। और जैसे लैंड या बिल्डिंग पे अपन कुछ लोन ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है। असेट्स में करंट, वर्किंग एंड फिक्स्ड असेट्स, वही लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। जो लाइबिलिटीज है इसके जो तीन टाइप है सेम वही है जो बेस्ड ऑन टाइम के लोन में थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टेस्ट रेशियो। टेस्ट रेशियो, अब असेट्स तो क्या होती है, जो फार्मर के पास खुद के पास होती है, जो संपत्ति फार्मर की खुद की है वो असेट्स में आती है। और लाइबिलिटीज में क्या आती है, जो फार्मर्स की नहीं होती है, वो किसी दूसरे से उधार लेता है, वो लाइबिलिटीज है, या फिर लाइबिलिटीज को अपन लोन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर असेट्स ज्यादा होगा किससे, लाइबिलिटीज से, तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, नेटवर्थ या इक्विटी, नेटवर्थ या इक्विटी बोलते हैं उसको, किसको, जिसमें असेट्स ज्यादा होता है लाइबिलिटीज कम होती है। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स कम है, ठीक है, फार्मर के खुद के पास संपत्ति कम है और उससे ज्यादा उसने उधार ले रखी है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो उसको अपन बोलते हैं नेट डिफिक, नेट डिफिसिट, ठीक है। तो नेट डिफिसिट किसको बोलेंगे, लाइबिलिटीज ज्यादा एसेट से, अगर एसेट्स ज्यादा है तो उसको बोलते हैं इक्विटी या नेटवर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली चीज है ये, कभी पूछ लेता है, इफ assets आर मोर देन liabilities इज कॉल्ड नेटवर्थ, नेट डिफिसिट, इक्विटी, बोथ नेटवर्थ एंड इक्विटी। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ नेटवर्थ एंड इक्विटी। अब अपन पढ़ेंगे टेस्ट रेशियो, टेस्ट रेशियो, ठीक है। टेस्ट रेशियो में जो है उसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा है, जैसे नेटवर्थ का फॉर्मूला पूछ रखा है, बहुत बार पूछ रखा है, नेट कैपिटल रेशियो क्या है वो पूछ रखा है, ठीक है। तो रेशियो भी अपने को देखने है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट, जैसे करंट रेशियो, वर्किंग रेशियो, और एक है फिक्स्ड रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट एसेट्स अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ये टोटल, यहाँ भी टोटल करंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला वर्किंग रेशियो का फॉर्मूला है वही टोटल करंट एसेट्स, टोटल नहीं लिख रहा हूं मैं थोड़ा, चलो टोटल करंट एसेट्स अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज, ये तो क्या हो गया करंट रेशियो का। वर्किंग रेशियो का क्या होता है, इसमें करंट एसेट्स प्लस वर्किंग एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग लाइबिलिटीज आता है, ठीक है। तो इसमें आएगा करंट एसेट्स प्लस वर्किंग एसेट्स, और नीचे आएगा करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग लाइबिलिटीज या इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये फॉर्मूला है वर्किंग रेशियो का। फिक्स्ड रेशियो का क्या है, फिक्स्ड रेशियो का टोटल फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल फिक्स्ड लाइबिलिटी, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशियो क्या है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल फिक्स्ड
लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूले आप इनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है नेटवर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला, नेटवर्थ क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेटवर्थ, या इसका दूसरा नाम है इक्विटी। इक्विटी की भी अपने को ध्यान रखना है, नेटवर्थ की जगह अगर वो इक्विटी भी दे सकता है। तो इक्विटी क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स मींस करंट असेट्स प्लस वर्किंग असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स, तीनों आगे इसमें टोटल असेट्स में, प्लस सॉरी माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटीज में भी तीनों आगे अपनी करंट लाइबिलिटीज, इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एनसीआर, एनसीआर क्या है? नेट कैपिटल रेशियो। नेट कैपिटल रेशियो, इसका फॉर्मूला है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स में वही तीनों को अपने को जोड़ना है, मतलब करंट प्लस वर्किंग प्लस फिक्स्ड, तीनों को अपने को योग करना है, तो वो आ जाएंगे टोटल असेट्स। और टोटल लाइबिलिटीज, तीनों जो लाइबिलिटीज है अपनी, उनके सम को टोटल लाइबिलिटीज बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि पहले आ गया तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर ये एनसीआर है, नेट कैपिटल रेशियो, ठीक है, एनसीआर मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है। ठीक है, एक से ज्यादा है तो क्या होगा? जो अपन किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल होगा अपने लिए, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, एनसीआर एक से ज्यादा है, तो एनसीआर एक से ज्यादा कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है? टोटल असेट्स ज्यादा है अपने। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला यही था ना, टोटल असेट्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज। एक से ज्यादा है एनसीआर, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाली संख्या ज्यादा है, तभी तो एक से ज्यादा है अपना। टोटल एसेट्स ज्यादा है अपने, मतलब फार्मर के खुद के पास जो संपत्ति है वो ज्यादा है, तो वो कैसी होगी? प्रॉफिटेबल होगा उसका बिजनेस। ठीक है, वो लाइबिलिटीज कम है। ठीक है, और ये जो अपना जो बैलेंस शीट है, जो टेस्ट रेशियो बताती है, ये सोल्वेंसी पोजीशन को बताते हैं। सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फार्मर, फार्मर की सोल्वेंसी पोजीशन को बताते हैं ये जो टेस्ट रेशियो एनसीआर वगैरह। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है? जो बैलेंस शीट थी उसमें तो क्या था? असेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही थी। ठीक है, इसमें अपन किसकी बात करेंगे? रिसिप्ट्स की, रिसिप्ट्स की और एक्सपेंसेस की। ठीक है, रिसिप्ट्स क्या होता है? रिसिप्ट्स होता है जो अपने पास रिटर्न आता है, रिटर्न फ्रॉम क्रॉप प्रोड्यूस एंड अदर सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या आगे? सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में जैसे मिल्क है, एग है। ठीक है, मिल्क है, एग है। ठीक है, तो वो किस में आएगा? सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में। तो रिसिप्ट्स में क्या आते हैं? जो अपने पास रिटर्न आती है, जैसे क्रॉप प्रोड्यूस को बेच दिया तो उससे जो रिटर्न आएगी वो रिसिप्ट्स में आएगी। और जो अदर सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, मिल्क है, एग है, वो किस में आएंगे? रिसिप्ट्स में आएंगे। ठीक है, और एक रिसिप्ट्स में आता है एप्रिसिएशन, एक तो होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। ठीक है, किसी भी
कैपिटल या जो अपने पास कोई मशीनरी है उसकी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो वो एप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी अगर वैल्यू कम हो जाए तो वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो रिसिप्ट्स में क्या आएगा, एप्रिसिएशन आएगा, रिटर्न्स आएगा, रिटर्न्स किसी से मतलब क्रॉप प्रोड्यूस से और जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उनसे, और एप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, अपना जो कॉस्ट आएगी। ठीक है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक्सपेंसेस में आएगी। ठीक है, तो इसमें वहां तो अपन बात करते थे बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज की। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस की। ठीक है, अपन वहाँ असेट्स को मान रहे थे, जो फार्मर की खुद की जो संपत्ति है वो असेट्स में आती है, और लाइबिलिटीज जो फार्मर किसी दूसरे से लेता है वो लाइबिलिटीज में। ठीक है, ऐसे ही रिसिप्ट्स में जो रिटर्न है, अपने पास पैसे आ रहे हैं किसी भी चीज से, वो रिसिप्ट्स में आएंगे, और एक्सपेंसेस अपने पास से जो पैसे जा रहे हैं जैसे कॉस्ट है ऑपरेशनल और फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो एक्सपेंसेस में आएगी। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में अपन क्या लिख सकते हैं, समरी ऑफ, इसकी इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिख देता हूँ, पहले आप ये बता लीजिए इनके जो एग्जांपल है वो, और इसमें कॉस्ट आ जाएगी ऑपरेशनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। डेफिनेशन क्या है, जो अपने पास रिटर्न आ रहे हैं, जो रिसिप्ट्स है, उनमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, जो अपने एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो माइनस कर देंगे, तो अपनी जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, वो बच जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस है उनकी समरी को ही अपन बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और अपन क्या लिख सकते हैं, रिसिप्ट्स माइनस रिसिप्ट्स, या जो गेन है, मतलब गेन मीन जो रिटर्न आ रहे हैं अपने को, गेन हो रहे हैं, उसमें से अपन माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉस्ट कर देंगे, या क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस, अपना जो खर्चा है वो माइनस कर देंगे। तो ये किसको बताता है, इससे क्या आएगा, ग्रोस इनकम आ जाएगी। ठीक है, ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम क्या आ जाएगी, जो रिसिप्ट या जो गेन है उसमें से अपन जो कॉस्ट या जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देंगे, तो अपनी ग्रोस इनकम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट, केस फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम था वो केस फ्लो बजट था, केस फ्लो बजट। केस फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जो केस फ्लो केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो है उनका जो डिफरेंस है वो केस फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें केस इनफ्लो और केस आउटफ्लो की समरी रखते हैं अपन केस फ्लो स्टेटमेंट में, और इसका जो दूसरा नाम है वो है केस फ्लो बजट। केस फ्लो बजट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर एनालिसिस के लिए, ठीक है, फ्यूचर कोई भी अपन चीज कर रहे हैं उसकी फ्यूचर एनालिसिस के लिए ये काम आता है केस फ्लो बजट। ठीक है, और इसका बजट नाम तभी पड़ा क्योंकि जो बजट होता है वो किसके लिए, कब कब लॉन्च किया जाता है, बजट जो जो अपनी फ्यूचर की कोई भी स्कीम है उनके लिए बजट लॉन्च किया जाता है, कि इस स्कीम के लिए इतने रुपए अलॉट हुए, इस स्कीम के लिए इतने रुपए अलॉट हुए। तो ठीक है, तो बजट किसके लिए, जो फ्यूचर की जो स्कीम होता है उनके लिए बजट अलॉट होता है, इसलिए इसको कैश फ्लो बजट बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में जो भी हो रही है उनका एनालिसिस एनालिसिस करता है, फ्यूचर की जो अपनी जैसे प्रॉफिट लॉस है, या फिर जो अपनी इनकम कितनी आ रही है, ठीक है, खर्चा कितना है, उन सब का जो फ्यूचर एनालिसिस करे वो कैश फ्लो बजट है। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, डायरेक्ट अपने को याद रखना है, इसके
छोटी सी लाइन है वो लिख लेना, जो टोटल रिवेन्यू कर्व है TR, टोटल रिवेन्यू कर्व, और टोटल कॉस्ट कर्व, ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो एक तो होता है टोटल रिवेन्यू, एक होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रिवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जहां काटते हैं, वो पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया जो क्रेडिट है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल है, जैसे 3R है, 5C है, 7P है। ठीक है, तो उन तीनों के नाम नाम याद रखने हैं अपने को। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 3R में वो तीन ऑप्शन वो दे देगा, एक बार से दे देगा, तो अपने को जो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा 3R में नहीं आता, तो जो बाहर से आएगा, जैसे रिसाइकिल दे दिया तो रिसाइकिल 3R में नहीं आएगा, इसलिए अपने को नाम याद रखने जरूरी है वो तीनों को तीन। ठीक है, और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा जो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल्स है, जैसे बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब अपने को याद रखने हैं। इनमें याद क्या रखना है, जैसे बैलेंस शीट का मैंने बताया कि दूसरा नाम बहुत बार पूछ लेता है, नेटवर्थ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट रेशियो पढ़े अपने, नेटवर्थ नेट कैपिटल रेशियो, वो भी बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है,